नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है और मैं हूं श्रुति चौबे आपके साथ। आज के बुलेटिन में देखेंगे कब शुरू होगी नीतीश कुमार की बिहार यात्रा, जानेंगे बिहार पंचायत चुनाव को लेकर क्या है बड़ी अपडेट, साथ ही देखेंगे बीएसएससी अध्यक्ष ने 6 दिनों में क्यों दिया इस्तीफा, समझेंगे हिजाब या निकाब पहनकर क्यों नहीं खरीद सकते अब सोना चांदी। लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। देश में पहली बार बिहार में लागू हुआ नया नियम, हिजाब या नकाब पहनकर नहीं खरीद सकते सोना चांदी। खरमास के बाद फिर बिहार दौरे पर निकलेंगे नीतीश कुमार, 16वीं बिहार यात्रा की तैयारी तेज। दिल्ली में बिहार निवास के निर्माण पर घमासान, आरजेडी बोली लालू का नाम हटाने की साजिश। पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा अपडेट, पुराने परिसीमन पर होगा चुनाव लेकिन बदलेगा आरक्षण रोस्टर। बीएसएससी अध्यक्ष आलोक राज ने 6 दिनों में ही छोड़ा पद, आयोग में इस्तीफे की चर्चाएं तेज। तो ये थी आज की सुर्खियां, आइए अब बात करते हैं बाकी की खबरों की विस्तार से। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर पूरे राज्य का हाल जानने के लिए दौरे पर निकलने वाले हैं। जानकारी के अनुसार खरमास खत्म होते ही उनकी नई बिहार यात्रा शुरू होगी, जिसमें वे जिलों में जाकर विकास कार्यों की जमीनी हकीकत देखेंगे। आइए देखिए पूरी खबर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर पूरे राज्य का हाल जानने के लिए यात्रा पर निकलने वाले हैं। खरमास खत्म होते ही उनकी नई बिहार यात्रा शुरू हो जाएगी। प्रशासन ने इसके लिए पूरी तैयारियां शुरू कर दी है। प्रगति यात्रा के बाद यह उनकी कुल 16वीं यात्रा होगी। प्रशासन और राजनीति दोनों के लिहाज से इस यात्रा को काफी अहम माना जा रहा है। अभी तक यात्रा की कोई आधिकारिक तारीख सामने नहीं आई है, लेकिन माना जा रहा है कि मकर संक्रांति के बाद जनवरी के मध्य से नीतीश कुमार जिलों का दौरा शुरू कर सकते हैं। सूत्र बताते हैं कि यह यात्रा सिर्फ औपचारिक नहीं होगी। मुख्यमंत्री खुद विकास योजनाओं की जमीनी हकीकत देखेंगे, अफसरों से फीडबैक लेंगे और जहां जरूरत होगी वहीं फैसले भी करेंगे। नीतीश कुमार की कार्यशैली को देखते हुए साफ है कि यह यात्रा 2 या 3 चरणों में हो सकती है। बीच में बजट सत्र आने वाला है, इसलिए कुछ दिनों का ब्रेक भी हो सकता है, लेकिन सरकार की कोशिश यही रहेगी कि जिलों से सीधा संपर्क बना रहे और विकास की रफ्तार धीमी न पड़े। इसी कड़ी में 13 से 15 जनवरी के बीच गोपालगंज जिले में प्रस्तावित प्रगति यात्रा को लेकर हलचल तेज हो गई है। खासकर बरौली विधानसभा क्षेत्र में प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है। सुरक्षा, ट्रैफिक और कार्यक्रम स्थल, हर चीज की बारीकी से तैयारी की जा रही है। गोपालगंज के डीएम पवन कुमार सिन्हा और एसपी अवधेश दीक्षित ने अधिकारियों के साथ बैठक कर हेलीपैड, सुरक्षा इंतजाम और संभावित योजनाओं पर चर्चा की है। साफ है कि मुख्यमंत्री के दौरे में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। राजनीतिक स्तर पर भी इस यात्रा को लेकर उत्साह है। जेडीयू सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन का कहना है कि नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा गोपालगंज के लिए हमेशा कुछ न कुछ नई सौगात लेकर आती है। इस बार भी मेडिकल कॉलेज, स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार और सड़क, बिजली जैसी बुनियादी योजनाओं की घोषणा की उम्मीद जताई जा रही है। अगर ऐसा होता है तो इलाके के लिए यह बड़ी राहत और बड़ा बदलाव होगा। गौर करने वाली बात यह है कि इससे पहले नीतीश कुमार ने 23 दिसंबर 2024 से 30 जनवरी 2025 तक लंबी प्रगति यात्रा की थी। उस दौरान सड़कों, पुलों, शिक्षा, स्वास्थ्य और सिंचाई से जुड़ी कई योजनाओं का ऐलान हुआ था। उन पर फिलहाल काम चल रहा है। अब जो नई यात्रा प्रस्तावित है उसे पिछली घोषणाओं की प्रगति जांचने और आगे की दिशा तय करने के तौर पर देखा जा रहा है। कुल मिलाकर यह यात्रा सिर्फ विकास देखने की नहीं, बल्कि सरकार की कार्यशैली और सियासत दोनों की असली परीक्षा मानी जा रही है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बिहार में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने आई है। इस बार भी चुनाव पुराने परिसीमन पर ही होंगे, लेकिन आरक्षण रोस्टर बदले जाने से कई सीटों का समीकरण बदल जाएगा। साथ ही पहली बार पंचायत चुनाव में नई तकनीक और नई ईवीएम का इस्तेमाल किया जाएगा। आइए देखिए पूरी खबर। बिहार पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। इस बार भी परिसीमन नहीं होगा। करीब 3 साल पुराने परिसीमन के आधार पर ही चुनाव कराए जाएंगे, लेकिन इस बार का चुनाव कई मायनों में खास होने जा रहा है। वजह है बदला हुआ आरक्षण रोस्टर। राज्य में कुल 2,55,379 पदों के लिए पंचायत चुनाव होंगे। वार्ड सदस्य से लेकर मुखिया, सरपंच, समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, सरपंच और पंच तक सभी पदों के लिए वोटिंग ईवीएम से होगी। सबसे पहले बात परिसीमन की कर लेते हैं। पंचायत परिसीमन वो प्रक्रिया है जिसमें ग्राम पंचायत वार्ड
पंचायत समिति और जिला परिषद की भौगोलिक सीमा तय की जाती है। इसका मकसद यह होता है कि हर निर्वाचन प्रतिनिधि लगभग समान जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करे। समय के साथ आबादी बदलती है, कहीं जनसंख्या बढ़ जाती है तो कहीं घट जाती है, ऐसे में परिसीमन जरूरी होता है। लेकिन बिहार में पंचायतों का आखिरी बड़ा परिसीमन 1994 और 95 में 1991 की जनगणना के आधार पर हुआ था। 2011 में जनगणना हुई, लेकिन पंचायतों का नया परिसीमन नहीं कराया गया। 2011, 16 और 2021 तीनों चुनाव पुराने ढांचे पर ही हुए। इस बीच कई ग्रामीण इलाके नगर निकायों में शामिल हो गए, सिर्फ छोटे मोटे बदलाव किए गए। अब सवाल उठा है कि 2026 के पंचायत चुनाव नए परिसीमन पर क्यों नहीं हो रहे हैं। वजह साफ है, जनगणना 2021 का अब तक नहीं होना। ऐसे में सरकार के पास पंचायतों की ताजा आबादी का कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं है। अगर परिसीमन कराया भी जाए तो 2011 के 15 साल पुराने डाटा पर ही करना पड़ेगा। इस चुनाव में सबसे बड़ा बदलाव होगा आरक्षण रोस्टर का बदलना। बिहार पंचायत राज अधिनियम के मुताबिक हर 2 चुनाव के बाद आरक्षण रोस्टर बदला जाता है। 2016 और 2021 में एक ही रोस्टर लागू था, इसलिए 2026 के चुनाव में नया रोस्टर आएगा। इसका मतलब यह है कि जो सीट अभी एससी के लिए आरक्षित है वो सामान्य हो सकती है और जो सामान्य है वो आरक्षित हो सकती है। पंचायतों में कुल सीटों का 50% आरक्षण के दायरे में होता है। एससी एसटी को उनकी जनसंख्या के अनुपात में, ईबीसी को करीब 20% आरक्षण मिलता है। इसके अलावा महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है, यानी हर वर्ग के आरक्षित पदों में आधी सीटें महिलाओं के लिए होंगी। अब बात तकनीक की कर लेते हैं। पंचायत चुनाव के लिए 32,000 से ज्यादा नए M3 ईवीएम खरीदे जा रहे हैं। इस पर करीब 64 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ये ईवीएम बेंगलुरु की कंपनी ECIL से खरीदी जाएगी। M3 ईवीएम लेटेस्ट 3rd जनरेशन मशीन है, जिसमें एक साथ 384 प्रत्याशियों तक के लिए वोटिंग हो सकती है। एक कंट्रोल यूनिट के साथ 6 पदों के लिए 6 बैलेट यूनिट जुड़ेगी। हालांकि पंचायत चुनाव में वीवीपैट का इस्तेमाल नहीं होगा। पहले की तरह टोटलाइज का प्रयोग किया जाएगा, जिससे कुल वोटों की गिनती होगी। राज्य निर्वाचन आयोग का दावा है कि 2026 का पंचायत चुनाव 2021 की तुलना में कम चरणों में कराया जाएगा। पारदर्शिता बढ़ाने के लिए 100% वेबकास्टिंग, रियल टाइम रिपोर्टिंग और तकनीक का ज्यादा इस्तेमाल होगा। कुल मिलाकर 2026 का पंचायत चुनाव पुराने परिसीमन, नए आरक्षण रोस्टर और नई तकनीक के साथ बिहार की ग्रामीण राजनीति की दिशा तय करने वाला चुनाव साबित होगा। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दिल्ली में बिहार निवास को नया बनाने का फैसला अब राजनीति का मुद्दा बन गया है। आरजेडी इसे नाम मिटाने की राजनीति बता रही है, जबकि जेडीयू का कहना है कि यह फैसला तकनीकी और भविष्य की जरूरतों के लिए लिया गया है। आइए देखिए पूरी खबर। दिल्ली स्थित बिहार निवास को तोड़े जाने के फैसले को लेकर बिहार की सियासत तेज हो गई है। नीतीश कुमार की सरकार ने पुराने बिहार निवास को गिराकर पूरी तरह नया भवन बनाने का निर्णय लिया है। इस फैसले के बाद विपक्षी दल राष्ट्रीय जनता दल ने सरकार पर तीखा हमला बोला है, जबकि सत्तारूढ़ जनता दल यूनाइटेड ने फैसले को पूरी तरह सही ठहराया है। आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा कि बिहार निवास को तोड़ने के पीछे कोई तकनीकी कारण नहीं, बल्कि नीतीश सरकार की कुंठित मानसिकता और ईर्ष्या है। उन्होंने दावा किया कि साल 1994 में तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के द्वारा निर्मित बिहार निवास आज भी मजबूत और भव्य है। हाल ही में करीब 2 करोड़ रुपए खर्च कर इसका सौंदर्यीकरण कराया गया है। राज्यपाल और मुख्यमंत्री के स्वीट शानदार हैं और इमारत अगले 50 से 60 साल तक सुरक्षित रह सकती है। आरजेडी का आरोप है कि बिहार निवास के पोर्टिको में लगे शिलापट पर लालू यादव का नाम लिखा होना ही सरकार को खटक रहा है। शक्ति सिंह यादव ने कहा कि बस उसी नाम को हटाने के लिए पूरी इमारत को गिराने का फैसला लिया गया है, ताकि नया भवन बनाकर अपना नाम लिखवाया जा सके और चहेते ठेकेदारों को फायदा पहुंचाया जा सके। वहीं जेडीयू ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। जेडीयू नेताओं का कहना है कि बिहार निवास को तोड़ने का फैसला राजनीति से नहीं, बल्कि तकनीकी और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर लिया गया है। पार्टी का कहना है कि दिल्ली में बिहार की जरूरतें अब पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी हैं।
मौजूदा भवन आधुनिक सुविधाओं, सुरक्षा मानकों और प्रशासनिक आवश्यकताओं के लिहाज से पर्याप्त नहीं है। जेडीयू का यह भी कहना है कि नया बिहार निवास पूरी तरह आधुनिक होगा, जिसमें बेहतर सुरक्षा व्यवस्था, ज्यादा कमरे, आधुनिक सम्मेलन हॉल और अधिकारियों के लिए बेहतर सुविधाएं होंगी। पार्टी के मुताबिक यह फैसला किसी नाम या शिलापट को हटाने के लिए नहीं, बल्कि आने वाले दशकों की जरूरतों को देखते हुए लिया गया है। दूसरी तरफ आरजेडी ने बिहार की आर्थिक स्थिति का हवाला भी दिया है। आरजेडी ने कहा है कि राज्य 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के कर्ज में डूबा है और ऐसे में 500 करोड़ रुपए से अधिक खर्च करना गरीब राज्य के साथ अन्याय है। इस पर जेडीयू का जवाब है कि यह खर्च निवेश है जो लंबे समय तक बिहार के हित में काम करेगा और दिल्ली में राज्य की सशक्त उपस्थिति सुनिश्चित करेगा। कुल मिलाकर दिल्ली के बिहार निवास को लेकर मामला अब सिर्फ एक इमारत का नहीं रह गया है, बल्कि यह विकास बनाम राजनीति की बहस में तब्दील हो गया है, जहां एक तरफ आरजेडी इसे नाम मिटाने की राजनीति बता रही है तो दूसरी तरफ जेडीयू इसे बिहार की जरूरत और भविष्य की तैयारी करार दे रही है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। आइए बाकी खबरों को देखते हैं फटाफट। बीएसएससी के अध्यक्ष आलोक राज ने ज्वाइनिंग के महज 6 दिन बाद ही इस्तीफा दे दिया है। वे 1 जनवरी 2026 को पदभार संभाले थे और 6 जनवरी को इस्तीफा सौंप दिया, जिसके बाद आयोग को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है। जस्टिस संगम कुमार साहू ने पटना हाईकोर्ट के 47वें चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ली है। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने राजभवन में उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है, जिसके बाद उन्होंने कामकाज संभाल लिया है। पटना में मास्टरमाइंड संजीव मुखिया के सहयोगी विपुल शर्मा को ईओयू ने गिरफ्तार कर लिया है। विपुल ने बीपीएससी टीआरई 3.0 का पेपर लीक कराया था। अब तक 290 आरोपी पकड़े जा चुके हैं, जबकि बिहार, झारखंड और हरियाणा में फैले गिरोह से जुड़े 10 लोग की तलाश अभी जारी है। बिहार में पंचायत चुनाव 2026 पुराने परिसीमन पर ही होंगे। चुनाव क्षेत्रों में कोई बदलाव नहीं होगा। हालांकि इस बार नया आरक्षण रोस्टर लागू होगा और चुनाव दिसंबर 2026 से पहले पूरे कर लिए जाएंगे। पुलिस ने अमन शुक्ला के हत्यारों की तलाश में 80 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले हैं। अब तक बैंक लूटकांड से कोई ठोस कनेक्शन नहीं मिला है। पुलिस को शक है कि अमन शुक्ला की हत्या के पीछे पुरानी रंजिश और प्रेम प्रसंग का एंगल है। बेउर जेल से उसे पहले जान से मारने की धमकी मिली थी। पुलिस करीबी लोग और कॉल डिटेल्स की जांच कर रही है। बेटा के मधुपुर गांव में रात के समय ताला काटकर चोर घर में घुसे और करीब 2 लाख के गहने और 50,000 नकद ले उड़े। 3 चोर सीसीटीवी में कैद हुए। पुलिस एफएसएल और डॉग स्क्वाड की मदद से जांच कर रही है। गंगा किनारे प्रस्तावित बिहार मरीन ड्राइव के रास्ते में करीब 250 से ज्यादा मकान आ रहे हैं, जिन्हें हटाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। सर्वे और मिट्टी की जांच तेज है। लोग बेदखली और मुआवजे को लेकर डर और असमंजस में हैं। बाढ़ थाना क्षेत्र के गुलाबबाग में दीवार निर्माण को लेकर 2 पक्षों में जमकर विवाद हुआ। फायरिंग का आरोप लगा, लेकिन पुलिस ने गोली चलने से इनकार किया है। हथियार लहराने का वीडियो वायरल हुआ है। दोनों पक्षों से आवेदन मिला है और पुलिस जांच में जुटी हुई है। बिहार सरकार ने धान खरीदने पर किसानों को 24 घंटे के भीतर भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने लंबित भुगतान तुरंत निपटाने और पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने पर जोर दिया है। बिहार में 8 जनवरी से हिजाब, नकाब या फुल हेलमेट पहनकर ज्वेलरी शॉप में सोना चांदी खरीदने पर रोक लगा दी गई है। ज्वेलर्स फेडरेशन ने यह फैसला सुरक्षा कारणों से लिया है, ताकि लूट और अपराध की घटनाओं पर रोक लगाई जा सके। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी की अपडेट्स के लिए बने रहें बिहार न्यूज टुडे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।